जो सारी व्यवस्थाएं सरकार ने की है, ये सरकार का जो एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का इनिशिएटिव है, उसके अंतर्गत ही हम कह सकते हैं। तो इसी के चलते अभी हम देखेंगे जो ये साल गया है 18-19 में, जो हमने मार्च 19 के लिए जो रिटर्न्स फाइल की थी पिछले साल में, जिसके स्क्रूटनी में केस सेलेक्ट करने का पीरियड 30 सितंबर का होता है। थोड़ा सा उसको कोविड के कारण बढ़ा दिया गया। तो उसमें जो केस सेलेक्ट करने की सरकार ने गाइडलाइंस इशू की है, वो बिल्कुल ऐसी की है कि जहां हमारी कुछ इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के पास जा रही है, दो तरीके से इंफॉर्मेशन जा सकती है। एक तो जो हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस होते हैं उनकी इंफॉर्मेशन जहाँ ट्रांजैक्शन होते हैं वो अथॉरिटीज़ या म्यूचुअल फंड या बैंक्स सरकार को प्रोवाइड करती है एनुअल इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के थ्रू। दूसरी कुछ इंफॉर्मेशन टीडीएस टीसीएस की डिडक्शन होते हैं तो 26 एएस के थ्रू सरकार के पास पहुंच जाती है। फिर सरकार ने अभी एक ये भी नोटिफिकेशन जारी किया कि जीएसटी और इनकम टैक्स इन दोनों डिपार्टमेंट के पास पास में फ्लोलेस इंफॉर्मेशन आपस में ये एक्सचेंज करेंगे। मतलब वो कोई भी व्यक्ति की इंफॉर्मेशन उनके पोर्टल से उठा के देख सकते हैं सीधे, कहीं उनको कोई अप्रूवल लेने की ज़रूरत इसके लिए नहीं है। वो पोर्टल पे अवेलेबल होएगी, जिसके पास जिस ऑफिसर जहाँ कोई एसएससी का जुरिस्डिक्शन है उसके पास वो डेटा का एक्सेस होएगा। तो इस तरह की सारी व्यवस्थाएं जो हो रही है, उसमें असेसमेंट के लिए दो तरह के जो इंफॉर्मेशन आती है। एक तो ये एआईआर इंफॉर्मेशन, और जो उनके पास ऑलरेडी इंफॉर्मेशन ऐसे अवेलेबल है। दूसरी ऐसी इंफॉर्मेशन जो इन्वेस्टिगेशन के थ्रू, मतलब किसी के यहाँ कोई सर्च हुई, उसके वहाँ कोई इंफॉर्मेशन मिली कि हमारा उसके साथ कोई ट्रांजैक्शन हुआ, वो ट्रांजैक्शन हमने हमारी किताबों में नहीं बताया हुआ, ऐसा वहाँ ट्रांजैक्शन को देख के प्रतीत हुआ, तो उससे रिलेटेड जो असेसमेंट है, ये दो तरह के खाली असेसमेंट की केसेस को सेलेक्ट किया गया है। बाकी रूटीन के जो ट्रांजैक्शंस हैं उनका कोई सिलेक्शन कोविड को देखते हुए नहीं हुआ है। अब कोविड के बाद भी जो सरकार की व्यवस्था है समझ में आ रही है, उसमें ये दो तरह के केसेस तो सेलेक्ट होंगे ही होंगे स्क्रूटनी के लिए, पर इसके अलावा भी जो दूसरे कुछ ट्रांजैक्शन, जैसे कैपिटल गेन कहीं आया है, उसमें कहीं कैपिटल गेन में भी कहीं हमने फेयर वैल्यूएशन लिया है, और फेयर वैल्यूएशन को असेस करने के लिए अगर वो सरकार को जरूरत लगती है तो इसी तरह के ट्रांजैक्शंस को देखा जाएगा। सारे ही तरीके के, मतलब जैसे कोई केस स्क्रूटनी में हर साल ही आता है, इस तरह के कोई सरकार की मंशा नहीं लग रही है। सरकार ने एक सिस्टमेटिक तरीका अपनाया। पहले डिमोनेटाइजेशन हुआ, जीएसटी हुआ, तो ट्रांजैक्शंस को नेट में लाने की उनके पास पीछे के पीछे बहुत सारी व्यवस्थाएं चल रही है। तो ऐसे में सरकार ऐसा नहीं चाहती कि हम बिजनेसमैन को बहुत ज़्यादा कोई परेशान करे, कोई ऑफिसर उनके पास जाए और कहीं बार बार उसको नोटिस का सामना करना पड़े। अगर एसएससी के सब कुछ ट्रांजैक्शन नॉर्मल कोर्स में है, रूटीन कोर्स में है, तो उसको कोई भी तरीके का कोई नोटिस इशू नहीं किया जाए और रिटर्न भरे, उसका अपना रिफंड जो आना है आए या टैक्स जमा करवाए। इस तरीके से एक ऑटोमेटिक व्यवस्था चलती रहे। जहाँ जहाँ इंफॉर्मेशन उनके पास कहीं पहुंची है जो एबनॉर्मल चीजें शो करती है, तभी सरकार उन केसेस को सेलेक्ट करेगी, और वो भी असेसमेंट का नोटिस देने से पहले एक व्यवस्था कुछ ऐसी रहेगी कि जो ट्रांजैक्शन सरकार के पास में इंफॉर्मेशन आई है, वो पहले एसएससी से पूछेगी आप इस ट्रांजैक्शन, आपका ये ट्रांजैक्शन है, नहीं है, या ये कोई बात पार्टली सही है, पार्टली गलत है, सही है कि नहीं है, ये सब एसएससी से पहले पूछा जाएगा और उसके बारे में एक एक्सप्लेनेशन
पहले ही ले लिया जाएगा और वो जैसे बहुत सारे बिजनेसेस में बहुत सारा कैश अकाउंट में जमा होता है। अब इसकी इंफॉर्मेशन सरकार के पास तो पहुंच गई, पर वो कैश जमा हुआ तो मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वो कैश जमा है, मेरी रोज की उतनी नगद बिक्री होती है और कैश मैंने बैंक में जमा करवा दिया। तो इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, कैश जमा हो रहा है मान लीजिए 10 करोड़ का साल में, और 10 करोड़ मेरी सेल भी है और वो जितना कैश जमा हुआ है मेरे सेल से रिलेटेड है, तो मैंने उसको सेल में बता दिया। तो ऐसे ट्रांजैक्शन को वो पहले ही एक इंक्वायरी के थ्रू चेक कर लेंगे और उसके बाद में उसका स्क्रूटनी का असेसमेंट, अगर हम कोई संतुष्ट करने वाला उत्तर नहीं दे पाए, सेटिस्फाइंग आंसर नहीं दे पाए, तभी वो केस स्क्रूटनी में सेलेक्ट होएगा। अदरवाइज ऐसे जो जनरली केसेस को स्क्रूटनी में सेलेक्ट कर लिया करते थे, उस तरह से केसेस का सिलेक्शन अब नहीं होने वाला है। तो एक ये पूरी व्यवस्था का बदलाव है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तरफ सरकार की मंशा दिखती जा रही है। तो इस तरीके से इनकम टैक्स में एक व्यवस्थाओं में बहुत बड़ा बदलाव आया है। अब ऐसी व्यवस्थाओं में हम लोग काम कैसे करें, क्या किया जाना चाहिए हमको, किस तरीके से हमारे रिप्लाई फाइल किए जाने चाहिए, इसको हम आगे देखते हैं। ये जितनी इंफॉर्मेशन सरकार के पास, चाहे वो जीएसटी के थ्रू, चाहे कहीं से भी सरकार के पास पहुंच रही है, वो कहीं ना कहीं हमको भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, सरकार उसमें कुछ छुपाएगी नहीं और वो हमारे पोर्टल पे हमको दिख जाएगी कि इस डिपार्टमेंट के थ्रू या इस तरीके से हमारे पास में ये इंफॉर्मेशन आई है, तो हम उसकी तैयारी हमारी पहले से ही कर सकते हैं। और वो इंफॉर्मेशन आना भी क्यों, जब हमको पता है कि इस तरह का सा कोई ट्रांजैक्शन अगर होता है तो उसमें सरकार के पास इंफॉर्मेशन पहुंचती है, तो ट्रांजैक्शन करते समय ही हमको उसकी सारी जानकारी इस तरीके से होनी चाहिए, उसके सारे कागजात इस तरीके से हमारे पास रख लेने चाहिए कि अगर कोई इंक्वायरी आती है तो हम उसका उत्तर अच्छे से दे सकें। दूसरी बात, ट्रांजैक्शन करने से पहले ही हम एक ऐसी राय बना सकते हैं, ऐसी राय एक्सपर्ट से ले सकते हैं कि इस तरीके से के ट्रांजैक्शन में हमको क्या-क्या सावधानी रखने की ज़रूरत है, ताकि अगर हमसे कोई सवाल पूछा जाए तो हम उसका एक संतुष्टिकरण हम सरकार को पेश कर सकें। तो ये बड़ा एक जो व्यवस्थाएं सरकार लागू कर रही है, ये ट्रांसपेरेंट सिस्टम की तरफ हम बढ़ रहे हैं। कोई चीज ना तो सरकार हमसे छुपावे, ना हम सरकार से छुपावें, और हमारे बिजनेस को करने में हम ध्यान लगावें। इस तरह की सी ये व्यवस्थाएं हैं। मैं यहाँ पे काफ़ी लोग कहते हैं कि इस तरीके से जो सरकार कर रही है, केसेस कम ला रही है, तो इससे तो टैक्स की जो प्रैक्टिस करते हैं हम, जो प्रैक्टिशनर्स हैं, उनका काम बहुत कम हो जाएगा। दोस्तों, मैं इस बात से थोड़ा एग्री कम ही करता हूँ। ये जैसा मैंने बताया कि पहले हम ऐसी व्यवस्थाओं में चलते थे कि अगर नोटिस आएगा तो देख लेंगे, बट अब हमको पता है सरकार के पास अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो सिस्टम से काम कर रही है, वो कोई आदमी के भरोसे काम नहीं कर रही है, ऑफिसर्स के भरोसे काम नहीं कर रही है। उनकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू हम पहले ही ये पता हमको चल जाएगा कि अगर हम कुछ ऐसा कर रहे हैं तो इसकी हमसे इंफॉर्मेशन पूछी जाएगी, तो उसकी तैयारी क्यों ना पहले से ही हो। और ये कौन करने वाला है? जो इस सब्जेक्ट के जानकार हैं, जो ऑडिट करते हैं, जो टैक्स का काम देखते हैं, वो ही ये एसएससी को बताने वाले हैं। और उसके साथ-साथ एसएससी भी अब हल्का सावचेत होके चलेगा। एसएससी के जब भी ऐसा ट्रांजैक्शन होने वाला है, तो वो पहले एक्सपर्ट से बात करेगा कि मैं ऐसा-ऐसा करने वाला हूँ। रूटीन से हट के जैसे ही वो कोई ट्रांजैक्शन करेगा, वो पहले एक्सपर्ट से बात करेगा कि आप मैं ऐसा-ऐसा अगर करने वाला हूँ, तो उसके लिए मेरे को क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए, जिससे समय आने पर मैं उसका सैटिस्फाइंग एक आंसर अधिकारियों को या जो इनकम टैक्स वालों को दे सकूँ। तो
पहले से ही वो आपके टच में होएगा, पहले से ही वो आपसे इनका सवाल पूछेगा, एक प्रोफेशनल तरीके से हम उसको राय देंगे और उसके लिए जो इन्फॉर्मेशन तैयार करनी है वो हम तैयार करवा के रखेंगे। तो मेरे हिसाब से तो ये काम बहुत बढ़ने वाला है। बस एक जो नोटिस आने के बाद काम चालू होता था, हमारा वो काम उसके साल के दौरान ही, मतलब मैं ये भी नहीं कहूँगा कि जब हम ऑडिट करेंगे तब, वो भी बहुत बात की बात है, पर साल के दौरान ही हमारा ट्रांज़ैक्शन बेस्ड काम चालू हो जाएगा। और उसके बाद में जब हम ऑडिट करेंगे, कोई चीज़ अगर उसमें अधूरी मिली, उस समय भी हम पूरा करवा सकते हैं। रिटर्न हम फाइल करवा सकते हैं, रिटर्न फाइल करवाते वक्त हम चीज़ों को पूरा करवा सकते हैं, और जो उसके पोर्टल पे समय-समय पर जानकारियाँ आ रही है, उनको उसको ये बता सकते हैं कि इससे संबंधित आपके पास इन्फॉर्मेशन है या नहीं है। तो जो काम हमारा चालू होता था असेसमेंट का नोटिस आने से, वो काम हम पहले से ही चालू कर सकते हैं। हमको थोड़ा-सा ज़्यादा विजिलेंट रहना पड़ेगा। वो अब टाइम गया कि नोटिस आएगा तब देख लेंगे, क्योंकि एसएससी का ट्रांजैक्शन हो गया। अब वो पीछे से किसी का कागज, वो जो पार्टी है जिसके साथ ट्रांजैक्शन हुआ, वापस उससे कागज लेना एक बहुत मुश्किल वाला काम हो जाता है। अभी तो हम ये इनके इन प्रकार कुछ मैनेज करके कोई कागज उनसे बाद में भी ले आते हैं, पर ये सब डायनेमिक जुरिस्डिक्शन में, जहाँ हमको कोई प्रिविलेज ऐसी नहीं होगी, हम असेसिंग ऑफिसर को ये बोल दें सर ऐसा तो व्यवहार में पॉसिबल नहीं है, ये ट्रांजैक्शन का कागज नहीं आ सकता। तो ये सारी व्यवस्थाएं अब चलने वाली नहीं है, इसलिए हमको बहुत विजिलेंट होके पहले से ही ये तैयारी करनी पड़ेगी। तो बहुत सारी अगर हम इस तरीके से चलेंगे तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन तो हमारे पास सब पहले से ही इकट्ठी हो जाएगी। फिर अब नोटिस जब आ गया या कोई इंक्वायरी हुई, तो हमें क्या करना चाहिए? तो दोस्तों बहुत एक समझने की ये बात है कि अब मतलब जो हम थोड़ी अ, अ, सी ऐसी लैंग्वेज में कुछ जवाब कुछ भी बना देते थे, और वहाँ जाके अपने जो बात करने की का तरीका है उससे अधिकारी को हम समझा देते थे। जवाब चाहे हमने थोड़ा एक लाइन कम लिखी, पर हमने बताया, और असेसिंग ऑफिसर उस पे सेटिस्फाई हो गया और उसने ऑर्डर शीट पे भी उसकी एंट्री कर ली। वो व्यवस्थाएं अब नहीं चल पाएगी। तो हमारी जो ड्राफ्टिंग है, हमारे जो एविडेंस लगाने का तरीका है, हमारा लेटर से एविडेंस का जो मैचिंग है, वो एकदम परफेक्ट ही होना पड़ेगा। हमको पता होना चाहिए कि हमसे क्या सवाल पूछा गया है, क्या उस पे हमको जवाब देना है, और वो जवाब से कौन सा उसमें कानून का प्रावधान का समावेश करके हम वो जवाब देवें, ताकि जो सामने से टीम बेस्ड असेसमेंट वाली टीम है, उनकी जितनी क्वेरीज है उनका समाधान अच्छी तरीके से हम कर पाएँ। तो ये एक टेक्निकल काम रहेगा। ज़रूरी नहीं है कि सब लोग इस सारे काम में एक्सपर्ट हों। तो मैं तो हरदम यही सलाह दूँगा कि जो लोग फ्रीक्वेंटली ऐसे जवाब बनाते हैं, जब कभी ऐसा नोटिस आपके क्लाइंट के आए, तो आप उन लोगों की मदद लेवें। वो लोग उस जवाब को उस तरीके से प्रेज़ेंट करेंगे जैसे सामने वाली टीम, सामने जो असेसमेंट की टीम है, वो देखना चाहेगी। तो हमारी इंफॉर्मेशन उनके पास में प्रॉपर तरीके से पेश हो, हम जो बात अपनी रखना चाहते हैं वो प्रॉपर तरीके से पेश हो। नहीं तो बहुत मुश्किल होने वाली है, क्योंकि आगे उसके ऊपर वाले अधिकारी भी, हम सोचते हैं कि हम अपील में कर लेंगे, तो वहाँ भी ये सब काम फेसलेस ही होने वाला है, वहाँ भी अपनी ड्राफ्टिंग ही काम आने वाली है। तो जहाँ ज़रूरत लगे, वहाँ हम खुद अटेम्प्ट अगर करें, बहुत अच्छा है। हम खुद इस सब्जेक्ट की एक्सपर्टीज़ डेवलप करें, वो बहुत अच्छा है। पर जहाँ थोड़ा भी लगे कि हमको ये जवाब बनाने में परेशानी है, तो किसी एक्सपर्ट से उसकी ओपिनियन लेने में हमको, या उससे ड्राफ्ट करवाने में हमको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। फिर चाहे फाइल वो करे, चाहे हम करें, क्योंकि हम ही पोर्टल मैनेज कर रहे हैं। तो इसमें कोई और समस्या ऐसी नहीं है। बट हम एक्सपर्ट की राय भी इस काम के लिए ज़रूर ले लेवें, ताकि हमारी ड्राफ्टिंग प्रॉपर ही जाए। जो सवाल हमसे डिपार्टमेंट
पूछना चाहता है उसका प्रॉपर जवाब चला जाए, और जो एक्सपर्ट रात दिन इसका काम करता है, उसको सारे सेक्शंस की जानकारी है, उसको मालूम है कि इस तरह का पहले जब केस आया तो उसमें उसने किस तरीके से जवाब दिया, तो उसका ये प्लस हुआ, ये माइनस हुआ। तो इस तरह से हमको व्यवस्था बिठानी चाहिए। और एक बात इसमें और भी सोचने की है, सामने जो हमारा पहले काम कर रहा था वो एक ऑफिसर था, हम एक टैक्स प्रैक्टिशनर थे, एक के बदले एक, इस तरीके से 1:1 के रेशो में काम हो रहा था। अब जब डिपार्टमेंट टीम बेस्ड असेसमेंट कर रहा है, तो क्यों नहीं हम भी टीम बेस्ड ही उसका असेसमेंट का रिप्लाई तैयार करें। ये मतलब सामने अगर टीम है वो हमसे ज़्यादा जानने वाला है, तो हमारे लिए ये दिक्कत होने वाली है। इस कंडीशन में हमको भी एक टीम से काम करना चाहिए, हमको भी एक्सपर्ट की मदद से या हमारे ऑफिस में उस एक्सपर्ट की व्यवस्था हो, इस तरीके से हम टीम से काम करेंगे तभी पार पड़ने वाली है। तो ये सब जो नई व्यवस्थाएं हैं बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए समझने की है। हमको इंटरनली डिपार्टमेंट पीछे कैसे काम करेगा, क्या करेगा, ये समझने की बहुत ज़्यादा जरूरत भी नहीं है। वो उनकी अपनी व्यवस्थाएं हैं, कैसे वो उसको सेट करते हैं, कौन असेसमेंट करेगा, कौन वेरिफिकेशन करेगा। हमको ये मालूम होना चाहिए कि हमको हमारे जवाब को किस तरीके से प्रिपेयर करना है। तो दोस्तों मैंने सोचा कि आज इस जो नए सब्जेक्ट को अपनी चर्चा करें। तो दोस्तों ये हमारा आज का सब्जेक्ट था। ये सब्जेक्ट क्योंकि व्यवस्था का परिवर्तन है, तो इस पे मनन चिंतन बहुत ज़रूरी है। हमको अपने काम करने के तरीकों को कैसे बदलाव लाना है, क्योंकि आगे असेसमेंट ऐसे ही होने वाला है। तो पहले जो 1 साल गया है वो तो ठीक है, बट आगे का हमको क्लाइंट्स के लिए काम कैसे करना है, ये बहुत सोच विचार कर हमको आगे बढ़ना चाहिए। क्लाइंट से हमारा, हम क्लाइंट की टीम का एक पार्ट हैं, डे टू डे उनसे इंटरेक्शन चल रहा है या एक रेगुलर इंटरवल पे हमारा उनसे इंटरेक्शन चल रहा है। इस तरह की व्यवस्थाएं अब बहुत ज़रूरी हो जाएगी। खासकर जो एमएसएमई क्लाइंट होते हैं उनके पास अब इंटरनल एक्सपर्ट अवेलेबल नहीं होते। कॉर्पोरेट्स के पास में तो बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अंदर ही काम कर रहे होते हैं और टैक्स के लिए भी स्पेशलाइज्ड लोग होते हैं। तो उनकी समस्याएं अलग तरह की होती है, बट जहाँ एमएसएमई क्लाइंट्स हैं वहाँ पे उनको ऐसी एक्सपर्टीज नहीं मिल सकती। उनको रोज रोज कोई ना कोई इंटरेक्शन की जरूरत हर ट्रांजेक्शन के लिए, ट्रांजेक्शन्स को के तरीके को सेट करने के लिए होती है। तो वहाँ हम उनको फुल हैंड होल्डिंग सपोर्ट देवें। ऐसी व्यवस्थाएं हमको हमारी प्रैक्टिस में बिठानी पड़ेगी। और मेरे को तो यही लगता है कि हमारे लिए थोड़ा मेहनत का ज़रूर है, पर समय बहुत अच्छा आने वाला है। हमारी फीसेस के रियलाइजेशन बहुत अच्छे आने वाले हैं, होने वाले हैं। तो सबको मैं बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ इस कार्य के लिए कि हम इस काम को अच्छे से अंजाम देवें। ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस का सरकार की जो मंशा है, उसमें हम अपनी सहभागिता देवें। धन्यवाद।